अनुच्छेद 16 की बात हम लोग को आज करनी है और अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता। तो आपको जैसा पता है कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये समानता का अधिकार आता है ना। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी समानता की, अवसर की समानता की। तो अनुच्छेद 16 को हम लोग कई भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बेटा? तो अनुच्छेद 16 को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 16 को हम लोग 16 को 4 भागों में बांटेंगे। आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 1, आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2, आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 4 है ना। और इसको मैं समझाने की कोशिश बेटा आपको करूंगा। तो भाई अनुच्छेद 16 का एक क्या कहता है, चलिए बात करते हैं जल्दी से। अनुच्छेद 16 का एक कहता है कि जो राज्य है, और राज्य की परिभाषा बेटा हमने आपको बताई थी अनुच्छेद 12 में, है ना। तो राज्य के अधीन किसी पद पर जो भी नियुक्ति की जाएगी सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब क्या है कि यदि मान चलिए कोई वैकेंसी निकली है तो जो उस वैकेंसी पर हक है ना सभी भारतीय नागरिकों का होगा, है ना। अब चाहे प्रमोशन होना हो, चाहे किसी का डिमोशन होना हो, पेंशन की बात आए, अवकाश की बात आए, है ना, तो इन सब की बात आएगी तो भी अवसर की समानता होगी। मतलब मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति ने, है ना, किसी 4 व्यक्ति ने अच्छे काम किए हैं, है ना, तो प्रमोशन अगर होगा तो चारों व्यक्तियों का एक साथ होगा यदि उनके कार्य बराबर बराबर है ना। यदि किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने खराब काम किया है तो अच्छे काम वाले का प्रमोशन होगा, है ना। पेंशन, अगर एक विभाग में कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, है ना, सभी एक लेवल पे, तो उन सभी लेवल को अगर एक व्यक्ति को पेंशन मिल रही है तो सभी व्यक्तियों को पेंशन मिलेगी। यदि किसी एक का डिमोशन हुआ है तो उस लेवल पे सभी लोगों को डिमोशन होगा, ठीक है ना, यदि उसने कोई खराब काम ना किया हो, ठीक है ना। तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर जो नियोजन है या नियुक्ति है ना, वो संबंधित सभी विषयों में अवसर की समानता राज्य उपलब्ध कराएगी, है ना। और ये जो अवसर की समानता है वो प्रमोशन, डिमोशन, पेंशन, है ना, अवकाश अगर आप लेना है तो सब पर ये लागू होगी। तो अनुच्छेद 16 का सब अनुच्छेद 1 ये कहता है। तो अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है, याद कीजिए। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा था? अनुच्छेद 15 कह रहा था कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल, जाति, वंश, है ना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, है ना, और जन्म स्थान के आधार पर इन लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तब हमने आपको बताया था कि निवास के आधार पर, है ना, निवास के आधार पर क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। मतलब ये आपको बात बताया था हमने कि कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य के निवासियों को अपने राज्य के निवास स्थान के आधार पर उनको उनके लिए एक विशेष छूट दे सकती है। लेकिन अनुच्छेद 16 का 2 ये भी आ गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, वंश क्रम के आधार पर नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन सबको, है ना, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो अनुच्छेद जो 16 का 2 है वो अनुच्छेद 15 से भी बड़ा है, क्योंकि इसमें एक और शब्द जुड़ गया है। कौन सा? निवास स्थान के आधार पर भी उनके बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा अवसर, अपॉर्चुनिटी देने में, ठीक है ना। लेकिन आज एक और बात समझिएगा कि अवसर की समानता में ये चीज नहीं आएगी। अवसर की समानता में बेटा एक चीज नहीं आएगी, जैसे मान चलिए कि कोई व्यक्ति हैंडीकैप है ना, आंखों से अंधा है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य खराब है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब है। मतलब कि यदि कोई नौकरी निकलती है, यदि कोई नौकरी निकलती है किसी राज्य सरकार में, किसी राज्य द्वारा कोई नौकरी निकाली जाती है तो इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने मांगी हैं, अगर वो चीजें आपके पास, वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको अवसर की समानता में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर वो क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपको अवसर की समानता में शामिल नहीं किया जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अनुच्छेद 16 का 2 का जो विस्तार है ना वो सरकारी नौकरियों के अधीन तक ही होगा, ना कि संविदा पे। यदि किसी आप कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, है ना, तो यह अनुच्छेद 16 का 2 आप पर लागू नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या किसी संविदा में काम कर रहे हो तो आपके ऊपर ये 16 का आर्टिकल 2 लागू नहीं होगा बेटा, है ना। और अवसर की समानता योग्यता के आधार पर होती है ना, योग्यता के आधार पर होती है, तो योग्यता के आधार पर उसका निर्मूलन नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर आपके अंदर योग्यता है, जो चीज मांगी गई है वो सबके लिए एक साथ मांगी जाएगी। मतलब CCC का अगर सर्टिफिकेट मांगा गया है यदि किसी नौकरी में तो सबके लिए अनिवार्य होगा, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। तो अनुच्छेद 16 का 1 समझ में आ गया और अनुच्छेद 16 का 2 समझ में आ गया। हम लोग आते हैं अनुच्छेद 16 के 3 में। तो जो अनुच्छेद 16 का 3 है वो अनुच्छेद 16 के 2 का अपवाद है, और अनुच्छेद 16 का जो 4 है वो अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 दोनों का अपवाद है।
समझ गया। तो अनुच्छेद 16 का 3 इसका अपवाद है, अनुच्छेद 16 का 4 इन दोनों का अपवाद है। तो अब अपवाद पर चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 16 का 3 क्या बताता है। अनुच्छेद 16 का 3 बताता है कि मैं संसद को यह शक्ति देता हूं, है ना, मैं संसद को यह शक्ति देता हूं कि वह कानून द्वारा किसी राज्य की कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निवास की अहर्ता को विहित कर दे। अरे सर ऐसे बोल रहे हैं आप तो, है ना, जैसे कि मेंस का पेपर लिखने जा रहे हैं। मेंस के पेपर में ऐसे लिखेंगे जैसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्या क्या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि संसद को यह शक्ति दी गई है ना, क्या कि यदि वो किसी राज्य सरकार में कोई किसी को नौकरी करवाना चाहता है तो ये नियम बना सकता है कि इस नौकरी के लिए उस राज्य का व्यक्ति ही अनिवार्य होगा। ये संसद, है ना, के पास शक्ति है। बात क्लियर है बेटा। तो यहां पर बताया गया तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर अनुच्छेद 16 के 3 में बताया गया कि संसद के पास यह अधिकार है कि अगर वो ऐसा चाहती है ना, तो ऐसा कर सकती है। किसी पर्टिकुलर राज्य क्षेत्र के निवासी को उसी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए बाध्य वो कर सकती है, चाहे तो कर सकती है चाहे तो नहीं कर सकती है बेटा। क्लियर है। अच्छा अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 16 के 4 पर। तो अनुच्छेद 16 का 4 बताता है क्या, ये अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 के 2 का अपवाद है। इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को, इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करने की बात की गई है, बस। तो इसमें अनुच्छेद 16 के 4 में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन मन में उठता है, सर ये पिछड़ा वर्ग क्या होता है, ये पिछड़ा वर्ग क्या होता है और इस पिछड़े वर्ग को जाना कैसे जाएगा, बात समझ आ रही है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 340 के तहत, अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकता है या किसी भी आयोग की नियुक्ति कर सकता है। उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, है ना, रूप से उनको उठाने में, अगर वो कमजोर है तो उनको उठाने के लिए वो एक आयोग बना सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पिछड़ा वर्ग को जाना कैसे जाएगा, है ना। तो पिछड़ा वर्ग को जानने के लिए, है ना, राष्ट्रपति जी ने क्या किया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में बनाया। फिर काका कालेकर जी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी। तो जब उन्होंने रिपोर्ट पेश करी तो राष्ट्रपति जी ने उनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया, कहा कि आपकी रिपोर्ट में कोई भी दम नहीं है। फिर इसके बाद जनता पार्टी सरकार द्वारा 1979 में, जनता पार्टी सरकार द्वारा 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग वीपी मंडल की अध्यक्षता में, है ना, पेश किया गया। तो इसको हम लोग मंडल आयोग के नाम से भी बेटा जानते हैं, है ना। तो मंडल आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश करी, है ना, उसकी बातों को राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, है ना, और कहा कि हम लोग जाति के आधार पर, हम लोग क्या करेंगे भैया, जाति के आधार पर ही, क्योंकि जाति एक सामाजिक वर्ग की इकाई है, तो जाति के आधार पर ही हम लोग पिछड़ा वर्ग को सूचित करेंगे, ठीक है ना। तो जाति जानते हो ना, ओबीसी जैसे कि हो गया, सचान हो गया, पटेल हो गया, जितनी भी मान के चलो, है ना, तो ये सब ओबीसी में आ जाते हैं। बात समझ आ रही है। तो पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है ना, यदि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं तो उनको हम पिछड़े वर्ग में काउंट करेंगे। बात क्लियर है। लेकिन एक और बताते हैं। अच्छा, मंडल आयोग की सिफारिश पर ही इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का विवाद हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को हम लोग कितने % आरक्षण दे सकते हैं, 27% आरक्षण दे सकते हैं। किसी भी अवधि में कुछ भी चाहे हो जाए, आरक्षण 50% से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता, है ना। और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले वीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू की थी 1990 में। अब बात यह आती है कि सर जरूरी है सभी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो आज भी पिछड़े हों, वो आज भी खराब जिंदगी जी रहे हों? तो इस बात का पता लगाने के लिए रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में 1992 में एक कमेटी गठित की गई, जिसमें बताया गया कि अब जो पिछड़े वर्ग में भी 2 तरीके के लोग होंगे, एक अमीर और एक गरीब। तो क्या अमीर जो होंगे उनको भी आरक्षण मिलेगा और जो गरीब है उनको भी आरक्षण मिलेगा, है ना। तो ये हो सकता है क्या। तब यहां पर हमने पिछड़े वर्ग के लोगों को 2 भागों में बेटा बांट दिया। पहला हमने बांटा क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो आप कभी फॉर्म भरिएगा तो उसमें लिख के आएगा कि आर यू क्रीमी लेयर, आर यू नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो क्रीमी लेयर क्या होता है, पिछड़े वर्ग के वो लोग जो अत्यधिक संपन्न लोग हैं, उनके पास पैसा ऐसा अच्छा खासा है ना, तो वो सब क्रीमी लेयर में आएंगे। तो उनके बच्चे सब क्रीमी लेयर में आएंगे, यानी उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। बात क्लियर है। लेकिन जो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, जो वास्तव में गरीब हैं, उनको आरक्षण मिलेगा। तो रामनंदन प्रसाद ने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी उसमें बताया किसको को हम लोग क्रीमी लेयर में प्रदर्शित करेंगे।
तो जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, है ना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर है ना जो बी ग्रेड के ऑफिसर हैं, या फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम कर रहे हैं वो, है ना, या फिर जो बैंक में अधिकारी पद पर हैं या अधिकारी पद से थोड़े से ऊपर पद पर है, तो उनके बच्चों को हम लोग क्रीमी लेयर में ही काउंट करेंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, आप नौकरी देने में आरक्षण दे सकते हो, लेकिन जब आपको नौकरी मिल जाएगा तो आपको पिछड़े वर्ग के आधार पर प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा आपकी काबिलियत के आधार पर। तो न्यायालय ने बताया था कि प्रोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण अवैध होगा, यह बात ध्यान रखना है। ये मंडल आयोग ने भी ये बात कही थी बेटा। क्लियर है? डन है? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। तो हमने 16 का आपको हमने कौन वाला पार्ट बताया बेटा? तो 16 का हमने आपको 16 का 4 वाला पार्ट बताया। अब मैं आपको 16 का 4 के 2 पार्ट और हैं, ठीक है ना। एक है अनुच्छेद 16 का सब अनुच्छेद 4 का सब अनुच्छेद का, अनुच्छेद 16 का अनुच्छेद सब अनुच्छेद 4 का सब अनुच्छेद का। ये क्या बताता है भाई? तो आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 4 का सब आर्टिकल का या ए, ये क्या बताता है ना? तो 77वें संविधान संशोधन 1995 के तहत ये जोड़ा गया और क्या बताया गया कि राज्य को यह शक्ति दी गई है, राज्य मतलब भारत सरकार, संसद, राज्य का विधानमंडल, बताया था हमने आपको, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वो सरकारी नौकरियों में, है ना, एससी और एसटी को आरक्षण दें, ठीक है ना। तो सरकारी नौकरियों में, है ना, एससी और एसटी को जो आरक्षण प्राप्त हुआ है वो 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा बेटा प्राप्त हुआ है। क्लियर है? डन है? अच्छा, एक और बात, एससी एसटी को प्रमोशन उनके आरक्षण के हिसाब से मिल सकता है। मतलब क्या है कि राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह एससी एसटी के लिए, है ना, उनके प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है बेटा, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए पिछड़े वर्ग किसकी बात की, पिछड़े वर्ग में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 16 का 4। एससी एसटी को आरक्षण मिलेगा, किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 16 का 4 का। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब आते हैं अनुच्छेद 16 का 4 का खा। तो 81वां संविधान संशोधन हुआ बेटा, 81वां संविधान संशोधन हुआ और 81वें संविधान संशोधन के तहत कैरी फॉरवर्ड रूल लागू किया गया। अब कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है, कोई बताएगा बेटा? अनुच्छेद 16 के 4 के खा को 81वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो और इसके तहत कैरी फॉरवर्ड रूल को लागू किया गया। तो कोई बता सकता है ये सब कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है? मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए कि 100 सीटों को आरक्षित किया गया था, 100 सीटों को आरक्षित किया गया था कि 100 सीटों पर आरक्षण मिलेगा, लेकिन भर्ती सिर्फ 50 सीटों पर हो पाई। तो जो बची बैकलॉग सीट है, बैकलॉग सीट मतलब क्या होता है कि जो 50 सीट बची हैं, ये जो 50 सीट बची से कहते हैं बैकलॉग, ठीक है ना। तो जो बची 50 सीटें हैं, है ना, तो जब अगली बार वैकेंसी निकाली जाएगी, इसी की जो 100 वैकेंसी निकाली गई थी, जब अगली बार वैकेंसी निकाली जाएंगी, है ना, तो मान चलिए अगली बार 100 वैकेंसी फिर निकाली गई, तो 50 सीटें पहले से खाली थी तो इनको जोड़ देंगे इसमें, तो कुल कितनी सीट हो जाएंगी? 150 सीटें। समझ में आ गया? लेकिन क्या हुआ कि अगली बार ये जो 150 सीटें निकाली गई थी, इनमें से फिर से 50 सीटें ही भर पाई, तो 50 ये खाली रह गई और 50 फिर से ये खाली रह गई। तो जो बची हुई 50 है इनको अगले साल के आरक्षण श्रेणी में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो पिछली 50 थी जो वो नहीं भर पाई, इनको फिर हम लोग जनरल कैटेगरी में ले आएंगे, जनरल कैटेगरी में, सामान्य श्रेणी में उसकी भर्ती कराई जाएगी। फिर बात समझ जाए बेटा? अनुच्छेद 16 का 5 बताता है क्या? यदि कोई विशेष धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, है ना, कोई धार्मिक संप्रदाय चल रहा है या फिर कोई धार्मिक संप्रदाय की कोई संस्था है, बात समझ आ रही है, तो उसका जो अधिकारी होगा, है ना, उसका जो बेटा अधिकारी होगा, उसकी जो नियुक्ति होगी, है ना, उसके सदस्य के जो लोग चुनेंगे उसको चुन सकते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता मिल सकती है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। मान चलो, ठीक है ना। जैसे मान चलो कोई बौद्ध धर्म की कोई संस्था है, जैसे कोई बौद्ध धर्म है ना, तो यहां पर यही लोग किसी भी व्यक्ति को, है ना, अपना वरिष्ठ सदस्य चुन सकते हैं या अपना नेता चुन सकते हैं। आप जो राज्य है वो इसमें टांग नहीं अड़ाएगी। तो कोई धार्मिक संस्था अपना व्यक्ति, है ना, अपना पदाधिकारी वो चुन सकते हैं, ठीक है ना। उसमें राज्य सरकार या राज्य की कोई अहम भूमिका नहीं होगी कि तुम्हारी संस्था में हम जिसको नियुक्त करेंगे वो, ऐसा राज्य के अधीन में नहीं है।